नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्यार्थी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस बार हम लेके आए हैं आपके भारतीय संविधान से जुड़े कुछ विशेष प्रावधानों और भाषाओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इसमें से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चंस में आपको टॉप 50 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं क्योंकि इस वीडियो को हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। तो बिना किसी देरी की वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पहले हैं भारतीय संविधान के विशिष्ट प्रावधानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग और एंग्लो भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है भाग 16 में, ऑप्शन बी भाग 11 में, ऑप्शन सी भाग XXI में, ऑप्शन डी भाग XIII में। हर क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों सॉल्व करने के लिए 3 से 4 सेकंड मिलेंगे ताकि आप सोच विचार करके उसका उत्तर दे सकते हैं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भाग 16 में। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 16 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग और एंग्लो भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस प्रावधान में इन वर्गों के लोगों को नौकरी, विधायिका आदि में आरक्षण मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या ऑप्शन डी राज्य सरकार। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रपति। दोस्तों, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान में यह उल्लेख नहीं है कि किस जाति या जातीय समूह को अनुसूचित जाति और जनजाति में गिना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और एंग्लो भारतीयों को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए किया गया था? ऑप्शन है 1991, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1975 या ऑप्शन डी 1960। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 1960। भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और एंग्लो भारतीयों को विशेष प्रावधान सिर्फ 10 वर्षों यानी कि सिर्फ 1960 तक के लिए किया गया था, लेकिन इसको 10-10 सालों के लिए बढ़ाया जाता रहा है। वर्ष 2009 के 95 संविधान संशोधन के अनुसार यह प्रावधान 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी अनुच्छेद 180 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 142। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान में 89वां संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 का अंत स्थापित करके की गई थी। दोस्तों, सभी अनुच्छेद बड़े इंपॉर्टेंट है और संविधान का संशोधन जो 89वां संशोधन था, यह अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 का स्थापित करके की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अनुच्छेद 338 I में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन बी अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण,
या ऑप्शन सी अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभाओं के आंग्लो भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 331 में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 331 में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 331 का संबंध लोकसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय के लोगों के प्रतिनिधित्व से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसका आंसर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जबकि अन्य आयोग संवैधानिक आयोग न होकर केवल संविधिक आयोग है, जिनकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेकर आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, ऑप्शन सी पिछड़ा वर्ग आयोग से, या ऑप्शन डी आंग्लो भारतीय समुदाय से। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पिछड़ा वर्ग आयोग से। दोस्तों काका कालेकर आयोग का गठन 1953 में किया गया था। यह पिछड़ा वर्ग के लिए गठित पहला आयोग था। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसकी सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको ध्यान से सुनिएगा और सोच समझ के सोच विचार करके उसका उत्तर दीजिएगा। ये कई बड़े एग्जामों में पूछा जा चुका है और अब छोटे एग्जामों में भी इसे पूछा जाता है। आंग्लो भारतीय व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ऐसे व्यक्ति जिनके पिता या उनकी कोई भी पूर्वज यूरोपीय वंश के थे, लेकिन भारत में आकर स्थायी रूप से बस गए और भारत में अगली पीढ़ी को पैदा किया। या ऑप्शन बी ऐसे व्यक्ति जिनके पिता या उनका कोई भी पूर्वज ब्रिटिश के थे, लेकिन भारत में आकर स्थायी रूप से बस गए और भारत की अगली पीढ़ी को पैदा किया। या ऑप्शन सी ऐसे सभी विदेशी व्यक्ति जिनके माता पिता 1947 के पहले भारत में आकर स्थायी रूप से बस गए थे वे। या ऑप्शन डी ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता यूरोपीय वंश के थे, लेकिन भारत में आकर स्थायी रूप से बस गए और भारत की अगली पीढ़ी को पैदा किया। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ऐसे व्यक्ति जिनके पिता या उनका कोई भी पूर्वज यूरोपीय वंश के थे, लेकिन भारत में आगे स्थायी रूप से बस गए और भारत में अगली पीढ़ी को पैदा किया, वह आंग्लो भारतीय कहलाते हैं। लेकिन भारत में आकर स्थायी रूप से बस गए और भारत में अगली पीढ़ी को पैदा किया, वही कहलाते हैं आंग्लो भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग से, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों से, या ऑप्शन डी लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से। दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है, वह किस अध्यक्षता में गठित हुई थी? ऑप्शन ए जोगेंद्र नाथ मंडल, ऑप्शन बी बीपी मंडल,
ऑप्शन सी दिलीप सिंह भूरिया, ऑप्शन डी UN ढेबरा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी BP मंडल। दोस्तों, जिस समिति की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 1991 में 27% आरक्षण दिया गया, वह BP मंडल की अध्यक्षता में गठित हुई थी और BP सिंह की सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, अब नेक्स्ट है भारत की कुछ राजभाषाओं से। भारतीय संविधान में कुछ भाषाओं को राजभाषाओं का दर्जा दिया गया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन राजभाषाओं पर आधारित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रश्नोत्तरी हम सोल्व करके देखते हैं। दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको इनको सोल्व करने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत की राजभाषाओं से। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? ऑप्शन है 24, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 25। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित है। वर्तमान में 22 राजभाषाएं इस प्रकार है दोस्तों, 22 भाषाएं हैं, उनके नाम सुन लीजिए। बंगाली, बेड़ो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। दोस्तों, ये भाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी भाषाओं को आपको याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार इन 22 भाषाओं के साथ इनके साथ कुछ अन्य नाम भी दे दिए जाते हैं, जिनमें आपको कौन सी राजभाषा है वो छांटनी होती है। दोस्तों, आपको इनके नाम भी याद करना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन है अनुसूची 5 में, ऑप्शन बी अनुसूची 6 में, ऑप्शन सी अनुसूची 7 में, ऑप्शन डी अनुसूची 8 में। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुसूची 8 में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थी। वर्ष 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन अन्य भाषाओं को कब जोड़ा गया? 2003 में जोड़ा गया था। इससे पूर्व कितनी भाषाएं थी? सिर्फ 14 भाषाएं थी। 2003 में कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था दोस्तों? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये 4 भाषाओं को और जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है, या ऑप्शन बी जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था न दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे, या ऑप्शन सी राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था, या ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जब तक संसद कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के कार्य भाषा में ही होंगे, अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343 में संघ और राजभाषाएं वर्णित है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344 राजभाषा व संसदीय समिति एवं आयोग से संबंधित है, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषाओं से संबंधित है, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 351 का संबंध किसी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश से है, न कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? ऑप्शन है संसद का कोई भी सदन,
ऑप्शन बी किसी राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन सी राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। ऑप्शन ए 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में। ऑप्शन बी याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में। ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी में। ऑप्शन डी हिंदी या अंग्रेजी में। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, केवल अंग्रेजी में। दोस्तों संसद में उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो कि अंग्रेजी में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताना आपको। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है। ऑप्शन बी केरल की राजभाषा तमिल है। ऑप्शन सी गोवा की राजभाषा अंग्रेजी है। या ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर की राजभाषा कश्मीरी है। दोस्तों इसमें से कौन सी भाषा कौन से राज्य की नहीं है आपको उसे बताना है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है, लेकिन केरल की तमिल नहीं है, गोवा की अंग्रेजी नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर की कश्मीरी नहीं है। दोस्तों केवल आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु सम्मिलित है, इसके अलावा अन्य विकल्पों में लिखी गई भाषा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख क्षेत्रीय भाषा है। ऑप्शन ए असमिया। ऑप्शन बी बोडो। ऑप्शन सी अंग्रेजी। ऑप्शन डी डोगरी। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजी। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है दोस्तों, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर प्रांत। ऑप्शन बी पुडुचेरी। ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी नागालैंड। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर प्रांत। डोगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में इसे 92 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। ऑप्शन ए नेपाली। ऑप्शन बी कश्मीरी। ऑप्शन सी सिंधी। ऑप्शन डी अंग्रेजी। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, इसके अलावा प्रश्न में दी गई सभी भाषाएं वर्णित हैं। अब दोस्तों ये हमारे देश की विडंबना है कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा सम्मिलित या वर्णित नहीं है, किंतु उच्च न्यायालय के अंदर हिंदी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सभी कार्य केवल अंग्रेजी माध्यम से ही किए जाते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। हम मिलेंगे आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।